दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से। एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है और जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना था। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं, जिनमें से 9 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ्लाइट 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन परेशानी यह है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन वेंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है और यहां से सैंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वो सही सलामत सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे इंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई। पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता प्लेन कहां है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर था, क्योंकि पायलट को पता था कि 1 घंटे में ही सैंटियागो पहुंच जाएंगे। इसलिए वो अपनी लोकेशन का रफ आकलन करता रहा और 1 घंटे के बाद उसे लगा कि उसने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा कि हां, उन्होंने इंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो इंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बड़ी सी चट्टान उसके सामने पायलट के प्लेन के आगे आ जाती है। फिर वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है प्लेन को, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वो यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका होता है, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकरा जाती है और वो भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट भी बचा हुआ था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में जा टकराता है। प्लेन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके थे और 33 लोग अभी भी जिंदा बचे हुए थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग जख्मी हालत में थे और उनमें से उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस समय वो कहां पर हैं और किस तरीके से वो बाहर निकल पाएंगे। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा हुआ पड़ा था। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला था। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली थी। इनके आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था नांद पराडो, जिसके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया था। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और बाय चांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज के पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा पड़ा हुआ था और प्लेन भी सफेद रंग का था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वैसे कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट ले तो कल उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात इनके लिए बहुत ही भयानक थी, क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई ना कोई ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद से इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं। लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते हैं और वो जिंदा बचे
बचे हुए लोगों की संख्या में से 33 से घटकर अब 28 हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही है, क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग का था और बर्फ की वजह से पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल जहाज के सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नीचे नजर ही नहीं आ रहा था। इस वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी ज्यादा लग रही थी, जिस वजह से उनके पास वो था ही नहीं। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस खोले और बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस इन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया और ये दिन भी गुजर जाता है। अगला दिन यानी कि 15 अक्टूबर का दिन भी गुजर जाता है और हाल वही रहता है, लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि बहुत बुरे फंस चुके हैं, मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों को सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ पिघलाकर वो बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर लेते, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नामो पराडो कोमा से जाग उठा और जैसे ही उसे होश आता है उसे पता चला कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा था, मदद मिल नहीं पा रही थी। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका था। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही थी। भूख प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नादू मराडू की बहन भी जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई और अपना दम तोड़ देती है। उधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिशियल को यह लगा कि शायद इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके हैं। इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हें उनकी ही न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 57 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन अब उन्हें रेडियो पर अपने ही मरने की खबरें सुनाई जा रही थी। अब खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी टूट चुकी थी। अब उनको पता था कि यहाँ पर मौत उनकी निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दें या फिर उनका डटकर सामना करना पड़ेगा। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। कई सीट कवर्स को पैरों के में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते जैसी चीजें बनाई। बड़ी दिक्कत की वजह से अब उन्हें जिंदा रहना काफी मुश्किल हो रहा था। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो करना जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया हो, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाएगी। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और उनके जितने भी लोग वहां पर मर चुके थे उन सभी यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खाने का उन्होंने फैसला किया। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। वो उसी मांस को, अपनी जो रिलेटिव से उन्हीं के मुर्दे मांस को खाकर जीवित रह रहे थे। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं बचा था। वो रात में ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनके साथ एक और इनको झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चला कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एवलांस इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और दम घुटने की वजह से 8 और लोगों की जान चली गई और अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लग गया। अब इन्हें रियलाइज हो गया जाता है कि अगर यहां पर रहेंगे तो ये एक एक करके ऐसे ही मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालात में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे। इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ ले लिए। उनको ठंड में बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। और आपको बता दें कि क्रैश के 33 दिनों बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था उन्हें वो दिखाई देता है और जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उसे उनमें से खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का
फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज यह रात उनके लिए काफी अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था और इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना उनके लिए नामुमकिन था। आपको बता दें कि फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन के मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को ही निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए, उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक इन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। क्रैश के 59वें दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को एक और एवलांस आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान पराडो के साथ ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि दिशा किस दिशा में ये जा रहे हैं। उसमें से कोई इंसानी बस्ती उस दिशा में है या नहीं है, वहां कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको बस ये लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें शायद इसको पार करने के बाद मदद मिल जाएगी। और उन्हें उम्मीद भी थी कि 3 दिनों में हम इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ 3 दिन का सिर्फ खाना यानी मीट की सप्लाई और वहां पर पानी उनके साथ रखा। उन्होंने धागे से सिलाई करके एक स्लीपिंग बैग भी बनाया था। ये दिन भर बिना किसी गियर के पहाड़ पर चढ़ते और रात में एक स्लीपिंग बैग में तीरों चिपक कर सोते। बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इन्हें चौथे दिन भी सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उस पहाड़ी की चोटी पर ये पहुंच चुके थे। जैसे ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें पता चला कि वो इतने दिनों से चलने के बाद भी जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा गलत है, आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता है। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत ही कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि उसमें से एक बंदा वापस लौट जाए और वहां पर जहां पर तमाम सारे लोग थे वहीं पर चला जाए और ये 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से विजेंट वापस लौट जाता है और पराडो और उनका दोस्त उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के बाद उनको एक सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कई दिनों बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है और वो उस धारा के साथ साथ नीचे की ओर चलने लगते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते सुबह तक थक चुके होते हैं। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने मदद से उनसे गुहार लगाई, लेकिन वे लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई, लेकिन अगले दिन वही विलेजर्स फिर से वापस आए और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। वहां पर उन्होंने अपनी पूरी जो घटना हुई थी उसके बारे में लिखकर उस कागज को फिर दूसरी तरफ फेंक दिया। उस पेपर में उन्होंने जो चीजें लिखी थी उन चीजों को पढ़कर विलेजर्स को समझ में आ गया था कि हाँ ये पहाड़ियों की दूसरी तरफ फंस गए हैं। कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और यहाँ पर उस एरिया में जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भी इनसे पूछताछ की थी और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। लेकिन वो सब लोग हैरान थे कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। लेकिन उसके बाद वो विलेजर्स तमाम सारे लोग तुरंत शहर जाते हैं और आर्मी कमांडो को इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद जल्दी एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और उसके साथी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। लेकिन इससे भी खतरनाक सर्वाइवल की एक कहानी ऐसे ही व्यक्ति की है जो 438 दिन तक गहरे समुद्र में फंसा रहा। बीच में पैसिफिक ओशियन था, एक छोटी सी नाव और उसी में इसका पूरा खुला हुआ घर। आपको बता दें कि दोपहर में इसको कड़ाके की धूप लगती और रात में असहनीय ठंड। अकेला व्यक्ति वीरान समुद्र में 438 दिनों तक यानी कि 14.5 महीनों तक अकेला मदद की आस लगाए भटकता रहा। इस व्यक्ति की सर्वाइवल की कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। इस कहानी को आप स्क्रीन पर यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको कैसी लगी है एयरक्राफ्ट 471 की कहानी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।